हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रभाकर कुमार एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का इम्प्रूवमेंट या कम पार्ट स्टूडेंट के लिए। एंड ये है सैम्पल पेपर फ्रॉम CBSE PW बुक्स। सो ये है हमारा पहला सैम्पल पेपर फिजिक्स का जिसे डिस्कस करेंगे। एंड इस डिस्कशन में आपको ज़रूर बेनिफिट्स होगा क्योंकि आप विजुअली कोई चीज़ देख रहे हो, समझ रहे हो। सो आई नो इट विल हेल्प यू। सो स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ सेक्शन A डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में सेक्शन B C ऐसे करके, क्योंकि इससे ईजी रहेगा। छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे तो ज़्यादा समझने में भी आसान रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन A, पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस S इक्वल टू 10 आई कैप मीटर स्क्वायर इज। सो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है किसी एक गिवन सरफेस के लिए। तो हमें पता है जो फाई होता है E डॉट ds फॉर अ यूनिफॉर्म सरफेस। कोई भी एक यूनिफॉर्म सरफेस है उसके लिए जो हमारा फ्लक्स है वो इस तरीके से निकलता है E डॉट ds के हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा E क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप। यूनिट का भी ध्यान नहीं रखते हैं बिकॉज यूनिट एक बेसिक चीज़ है जो चेक कर सकते हो। उसके बाद सरफेस क्या है 10 आई कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है जब डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो ये सेम डायरेक्शन वाले जो जुड़ के यहाँ पे नल हो जाते हैं, डायरेक्शनलेस, एंड बाकी ये सब ज़ीरो हो जाते हैं क्योंकि एट द एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो 8 आई कैप डॉट 10 जे कैप हो जाएगा 5 = 8 × 10 दैट इज़ 80। तो यहाँ पे हमारा 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट आता है, फाइनल रिज़ल्ट, वो एक डायरेक्शन लेस क्वान्टिटी होता है। जैसे 8 आई कैप डॉट 2 आई कैप करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा हमारा 16, जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ये एक फिज़िकल नंबर है। अगर हम 8 आई कैप डॉट 2 जे कैप करेंगे तो ये 0 निकल के आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि A डॉट B होता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। और मुझे पता है आई कैप के बीच में एंगल 0 होता है तो cos 0 1 हो जाता है, लेकिन आई कैप जे कैप के बीच में थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है और cos 90 यहीं पे 0 हो जाता है। तो एट द एंड पूरा डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखा है जिसमें एक प्योर रेजिस्टर है और एक AC सोर्स है। अब हमें इस स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट ड्यूरिंग 1 फुल साइकिल इज 0। द करंट इन द रजिस्टर लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जब हम लोग पढ़ेंगे AC तो उसमें बताया जाता है कि जब हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो उसमें जो फेज डिफरेंस होता है किसमें, वोल्टेज में, और जो करंट में, रजिस्टर के करंट में, वो फेज डिफरेंस 0 होता है, ना कि π/2 होता है। द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर इज 0। एवरेज पावर 0 नहीं होता है क्योंकि एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है हमारा IRMS VRMS cos फाई। अब जब हमारा फेज डिफरेंस 0 है तो cos 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 की तरफ टेंड करेगा। जब 1 की तरफ टेंड करेगा तो एवरेज पावर 0 नहीं हो सकता है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी
जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एवरेज करंट पूरे एक फुल साइकिल में हमारा ज़ीरो होता है। एक साइकिल में हमारा पॉजिटिव की तरफ और दूसरे साइकिल की तरफ नेगेटिव की तरफ, तो फुल साइकिल में जो करंट होता है एवरेज करंट ज़ीरो हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। इसके लिए हमें दो जो बेसिक चीज़ है वो आना चाहिए, जैसे कि जो हमारा आर होता है रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए होता है। यहाँ पे हमारा एल जो होता है लेंथ होता है एंड ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद हम एक वायर का बात कर रहे हैं, एक वायर जो कि स्ट्रेच किया जा रहा है, तो एट द एंड इसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होने वाला है। तो ये जो वॉल्यूम होता है, एरिया, ये जो पूरा लेंथ है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके बराबर होता है। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता है वॉल्यूम जो है ज़ीरो आने वाला है, फिर ए डी एल होने वाला है प्लस एल डी ए होने वाला है। यहाँ से हमारा ए डी एल इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी ए के बराबर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे काम आएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी आर, एक रो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे लगेगा हमारा डिवीज़न मेथड, नीचे ए स्क्वायर ए डी एल माइनस ऑफ एल डी ए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है और यहाँ से इसका वैल्यू हम ले सकते हैं। तो डी आर का वैल्यू हो जाएगा रो टू ए डी एल के बराबर हो जाएगा और नीचे ए स्क्वायर, ये ए और ये ए कट जाएगा, तो डी आर का वैल्यू हमारा आ जाएगा रो टू टी एल बाई ए। अब यहाँ पे हम लोग रो को भी रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे? जो डी आर है इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रो को हम लोग लिख सकते हैं आर ए बाई एल, तो आर ए बाई एल लिख दिए रो को। फिर यहाँ पे था हमारा 2 टाइम्स डी एल बाई ए से ए कट गया, यहाँ डी आर बाई आर आ गया और आ गया 2 डी एल बाई एल। अब हम लोग परसेंटेज दोनों सब तरफ लगा सकते हैं। डी आर बाई आर परसेंटेज इक्वल टू 2 टाइम्स डी एल बाई एल परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोगों को एक 0.1% से स्ट्रेच किया था, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स यानी 0.2% से इंक्रीज कर जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। डी आर बाई आर परसेंटेज हम लोगों ने इसलिए लाया क्योंकि हमें रिलेशन ही वैसा चाहिए था। और डिफ्रेंशिएशन एक बार में क्लिक नहीं करेगा बिकॉज ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आई थिंक हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। यहाँ अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 2 पैरेलल प्रोटॉन बीम्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूसेस अ म्यूचुअल मैग्नेटिक फोर्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि जो सेम करंट डायरेक्शन होते हैं, जो सेम करंट वाले वायर्स होते हैं जिनमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो डिफरेंट डायरेक्शन में करंट बह रहे होते हैं उनमें रिपल्शन होता है। अब प्रोटॉन हमारा है, 2 सेम प्रोटॉन है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ही हमारा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब। और जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो फोर्थ का भी ये हो जाएगा। अब फिफ्थ नंबर काफ़ी इजी और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि फॉर प्रोटेक्टिंग अ मैग्नेटिक नीडल इट शुड बी प्लेस्ड इन आयरन बॉक्स, क्योंकि आयरन बॉक्स सील्डिंग का काम करता है। एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक सील्डिंग, ये ऑफकोर्स अभी थोड़ा उतना नई डिटेल में बताया गया है, लेकिन
बस ये फैक्ट के बेस में याद करना है कि आयरन जो होता है वो सील्ड करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली हटा देता है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा मैग्नेटिक नीडल को। अब 6 नंबर, इफ द करेंट इज हाफ्ड in a coil, the energy stored becomes x times the previous value then the x is। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ Li² फॉर अ क्वाइल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि करेंट इज हाफ्ड, अब यूज हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के। अगर करेंट हाफ हो जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 टाइम्स I²। तो x जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे बी नंबर 1/4 हो जाएगा। अब है हमारा द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वालिटी फैक्टर होता है डायरेक्टली ω/L/R। ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब ये 8th नंबर क्वेश्चन काफ़ी अमेजिंग है। जैसे डायमेंशन ऑफ 1/μ0/ε0, 1/μ0/ε0, ये जो है हमारा बराबर होता है C² का। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो अब हमें डायरेक्टली पता है कि हाँ ये जब दिया गया है तो ये C² ही होगा। अब C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड का फॉर्मूला होता है L⁻⁻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 ⁻
स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब देख लेते हैं, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 में है। 8th भी हो गया। 9th, द पैसेंजर साइड व्यू मिरर ऑन अ ऑटोमोबाइल ऑफन हैज़ द नोटेशन ऑब्जेक्ट सीन इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, इज द इमेज रियली फार्दर अवे दैन द ऑब्जेक्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा नो, द इमेज इज स्मॉलर एंड क्लोजर दैन द ऑब्जेक्ट। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद 10th नंबर देखेंगे तो 5 एम्पियर ऑफ करेंट इज पास थ्रू अ मेटेलिक वायर कंडक्टर, द चार्ज फ्लोइंग इन 1 मिनट इन कूलम विल बी। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, आई इक्वल टू क्यू टी पे बेस्ड। तो 5 यहाँ पे ये हो जाएगा, क्यू कूलम में बोला है तो टाइम हमें सेकंड में लेना पड़ेगा। तो कितना मिनट बोला है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो क्यू इक्वल टू 5/60 डेट इज 1/12। आंसर हो जाएगा इसका सी। अब आते हैं हमारा 11th नंबर पे। 11th नंबर में एक हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है और इसमें से क्यू वैल्यू पूछ रहा है। क्यू वैल्यू होता है नेट एनर्जी एक्सचेंज, या फिर तो एब्जॉर्प्शन, या फिर तो हमारा क्या होता है, या फिर तो अब्जॉर्ब होता है एनर्जी, या फिर तो रिलीज़ होता है। तो यही बताना है कि क्यू वैल्यू क्या होता है। और क्यू वैल्यू वही होता है नेट, सॉरी लाइट चला गया, क्यू वैल्यू होता है नेट एनर्जी एक्सचेंज। तो यही हमें बताना है इस रिएक्शन के लिए। अब इसका सिंपल होता है कि क्यू जो होता है हमारा डेल एम मास डिफेक्ट सी स्क्वायर। यहाँ पे मास डिफेक्ट कैसे होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में जो जो इन्वॉल्व है उसका माइनस कर देंगे रिएक्टेंट से। उसके बाद सी स्क्वायर, तो 4He है, 4He है 2 टाइम्स। तो यहाँ से हम लोग 4He का वैल्यू देख लेंगे। तो मिडिल टर्म है यहाँ पे ये, यानी लगभग डेल एम जो हो जाएगा हमारा, डेल एम जो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 4.002, इसको मान लेते हैं, माइनस ऑफ यहाँ पे लिथियम 7 लिथियम है, 7 लिथियम देख लेंगे 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1.007 प्लस और एक प्रोटॉन है यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या है, सॉरी इस लिथियम 7 का है यहाँ पे 7.016 और प्लस एक प्रोटॉन है यानी हाइड्रोजन है। तो इसका है 1.007
007 ये है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा, देन हम लोग सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है जो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो इसका आंसर है हमारा ये 13.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12th नंबर देखते हैं। When an electron in a hydrogen atom transitions from n is equal to 4 energy level to n is equal to 2 energy level, a photon is emitted. Calculate the wavelength of emitted photon. ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ से हम लोग को क्या याद है, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 जो होता है हमारा ये और n2 हमारा ये, जिस ऑर्बिट से वो ट्रांजिशन करता है वो n1 होता है, जिसमें करता है वो n2 होता है। तो n1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ्रॉम n1 4 हो जाएगा और n2 हमारा 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे n1 जो है हमारा वो 2 हो जाएगा और n2 4 हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच ही रहा था यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है जो कि बिल्कुल नहीं होगा। तो n1 हमारा 2 हो जाएगा एंड n2 जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि जब ये वैल्यू जाएगा तो छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स n2 जो है 4 होगा। यहाँ से हमारा जो लेम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में हमारा इन अ कॉइल of resistance 100 ohm, current is induced by charging the magnetic flux through it. The variation of current with the time is as shown in the figure. The magnitude of the charge in the flux through coil is 250 Weber. The change in magnetic flux can be calculated using the relation del phi is equal to I del t into R, where I delta t is the area under IT graph and R is the resistance of the coil. ओके तो हमें ये पता है जो हमारा EMF होता है वो अभी साइन का नहीं देखते हैं, होता है डेल फाई डेल टी। अब आई का बात करें तो EMF बाई आर होता है, तो डेल फाई बाई डेल टी इंटू आर। अब देखते हैं यहाँ पे हमें आई डेल्टा टी इक्वल टू डेल फाई आर। अब आई डेल्टा टी हमें कैसे निकल सकता है, यहाँ से हाफ बेस क्या है हमारा 0.5 एंड हाइट 10, यहाँ से 5/2 आ गया 5/2। यहाँ से हमारा आर इधर भेजेंगे तो आर कितना है 100 ओम 100, तो डेल फाई निकल के आ जाएगा 250 टाइम्स, यानी डेल फाई हमारा हो जाएगा 250, डेल फाई 250, जो कि सही है, यानी असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ए हो जाएगा। अब 14 नंबर देखते हैं। 14 में क्या है, थ्रू द सेम करेंट फ्लोज थ्रू द लाइन वायर्स एंड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बट हीट प्रोड्यूस इन द फिलामेंट इज़ मच हायर दैन डैट इन द लाइन वायर। बिल्कुल सही है, लाइन वायर्स जो होता है उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, बल्कि वहीं जो फ्लेमेबल बल्ब्स होते हैं उनमें फिलामेंट बल्ब्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले वायर होते हैं अंदर, उसी वजह से जो बल्ब ग्लो करता है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, जो फिलामेंट होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट से बने, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, सॉरी, तो इसीलिए होता है क्योंकि वो जल्दी मतलब गले ना, अगर वो लो मेल्टिंग पॉइंट के होंगे तो काफ़ी जल्दी जो है वो पिघल जाएंगे, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। तो रीज़न हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है, लेकिन असर्शन सही है। तो असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, तो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 15 नंबर में देखते हैं, कन्वर्जेंट लेंस प्रॉपर्टी of convex lens remains same in all media. Property of lens whether the ray is diverging or converging depends on the surrounding medium. ये फिर से एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा असर्शन जो है वो गलत हो जाता है, बल्कि रीज़न जो है सही है, तो इसके लिए इसको डी मिलेगा, ऊपर वाले के लिए 15 के लिए डी। अब कैसे, क्योंकि एक डाई सल्फाइड मीडिया होता है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एक डाई सल्फाइड मीडिया होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज़्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं एक 2 मीडियम है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। मान लेते हैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in1 ज़्यादा है in2 से। अब इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका ज़्यादा है, यानी जब लाइट इसमें एंटर करेगा मीडियम 2 में तो वो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, और मीडियम 2 में तो स्लो। जैसे ये लाइट ये ऐसे एंटर करा, अब मीडियम 2 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि कम है तो नॉर्मल से अवे भागेगा, तो ऑफकोर्स है कि ये डाइवर्ज हो रहा है। तो अब बात करते हैं अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, अगर बात करते हैं मीडियम 2 जो है इनटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, यानी अब जब लाइट इंटर करेगा तो ये नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड करेगा, यानी ये कन्वर्जिंग हो गया। तो अब ये लेंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। मान लेते हैं सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, कन्वर्जिंग हो सकता है, सराउंडिंग का कम हो गया तो डाइवर्जिंग हो सकता है। तो बिल्कुल ही एक मीडियम बेस सराउंडिंग बेस्ड सिस्टम है, सो ये लेंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए 15 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, सेशन गलत, रीज़न सही। अब 16 है, ए कॉन्वेक्स मिरर कांट फॉर्म रियल इमेजेस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। नहीं, जैसे यहाँ पे देखते हैं कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो रियल इमेजेस फॉर्म नहीं करता। हर एक केसेस में हम लोगों ने देखा था वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, लेकिन कभी भी वो कन्वर्ज नहीं करता, कन्वर्जिंग उसका प्रॉपर्टी नहीं है, हमेशा से उसका प्रॉपर्टी डाइवर्जिंग होता आ रहा है। कन्वर्जिंग किसका प्रॉपर्टी था? कॉनकेव मिरर का। इसलिए यहाँ पे हमारा जो रीज़न है वो गलत हो जाएगा, सेशन 2 हो जाएगा, तो इसका फिर से सी हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, काफ़ी सॉल्विंग क्वेश्चंस थे। इसी तरह से हमारा सेक्शन 1 ख़त्म हो गया। आई होप सेक्शन बी में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।